गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, किन प्रोटीन सब यूनिट से बनते हैं, कौन सी मोटर प्रोटीन से एसोसिएटेड हैं और कौन से प्राइमरी फंक्शंस को मीडिएट करते हैं सेल के लेवल पर। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सुबह की क्लास में मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा दिया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स और सिलिया एंड फ्लैजिला भी डिस्कस कर लिया था। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोग माइक्रोफिलामेंट को यहां डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोफिलामेंट किस तरह के स्ट्रक्चर हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे वो डिफर करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो माइक्रोफिलामेंट के पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को रेगुलेट करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी प्रोटीन्स को पढ़ा हुआ था, साइड बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा हुआ था, एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में। उसी तरह से माइक्रोफिलामेंट को भी कंट्रोल करने के लिए उनकी लेंथ को, या ये कहें उनके पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को रेगुलेट करने के लिए सेल के लेवल पर कई सारी प्रोटीन्स होती हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। वहां से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जामिनर उनको टारगेट करता है, तो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप उनके बारे में जानें। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट को ही हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए। माइक्रोफिलामेंट को हम लोग रीड करने से पहले, माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोगों ने शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से वो खोखले हैं। लेकिन जब हम माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं तो माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह वो खोखले नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बाकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह है। एक्टिन फिलामेंट कहें या माइक्रोफिलामेंट कहें, ये भी पॉलीमराइज होकर के बनते हैं और जो प्रोटीन पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जिसे हम लोग जी एक्टिन कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं एक्टिन फिलामेंट की माइक्रोट्यूब्यूल से। बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप डिफरेंस भी समझ पाएंगे और सिमिलैरिटीज को भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में, किस तरह की प्रोटीन्स हैं और इनको जानते हैं। माइक्रोफिलामेंट को ही हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट, आपको यह ध्यान रखना है, कई बार एक्टिन फिलामेंट भी लिखा जाता है और माइक्रोफिलामेंट भी। तो माइक्रोफिलामेंट कहें या हम एक्टिन फिलामेंट कहें, माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स आर सॉलिड, यहां पर सॉलिड है, सॉलिड थिन एंड फ्लेक्सिबल राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 8 nm। हम लोगों ने जब माइक्रोट्यूब्यूल को डिस्कस किया था तो लगभग 24 nm का डायमीटर था और माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर अबाउट 8 nm के आसपास होता है। 7 to 8 भी लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर लगभग 8 से 12 लिखा जाता है और जनरली हम लोग 10 या 12 डायमीटर लिख देते हैं। और इस बेस पर क्या डिफरेंसेस हैं वो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आपको बताया। तो ये सॉलिड थिन और फ्लेक्सिबल राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है जिनका डायमीटर लगभग 8 nm के आसपास होता है। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, और ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं। ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ये हेलिकल स्ट्रक्चर हैं। आगे हम लोग जानेंगे किस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर ये बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछले एग्जाम में CSIR में स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग में, और वहां माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट की मैचिंग से क्वेश्चन था। जैसा मैंने आपको पहली क्लासेस में जो क्लासेस हो चुकी हैं उनमें बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन यदि हम देखें सेल के लेवल पर तो इंट्रासेलुलर टारगेटिंग में है, इंट्रासेलुलर जो वेसिकल्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उनको मूव कराने में है। जबकि
एक्टिन फिलामेंट का या माइक्रोफिलामेंट के इनका रोल यदि हम लोग देखेंगे तो इनका बेसिक रोल सेल कॉन्ट्रैक्शन में है। तो आपको यह ध्यान रखना है सेल कॉन्ट्रैक्शन में इनका मेजर रोल है। ये यदि हम ध्यान रखेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस बार जो मैचिंग में क्वेश्चन आया था वो बहुत आसान था। तो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स के या कार्गो मूवमेंट में जो मेजर रोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, जबकि जहां पर भी आप सेल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते चाहे वो मसल कॉन्ट्रैक्शन ही क्यों ना हो, वो रोल एक्टिन फिलामेंट बेस्ड होता है। तो इस वजह से थोड़ा प्राइमरी फंक्शन को देख करके भी आपको इनको पहचानना है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट आर द सेल मोटिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सेल मोटिलिटी आप समझ सकते हैं कैसे मूवमेंट होता है, कई सारे मूवमेंट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कॉमन है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आप लोग पढ़ चुके होंगे और पढ़ा भी होगा। और उसमें जब भी आप पढ़ते हैं तो वहां मायोसिन प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। वहां जब सार्कोमियर की बात होती है तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट हम लोग पढ़ते हैं। थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट होते हैं या हम कहें माइक्रोफिलामेंट होते हैं, और जो थिक फिलामेंट होते हैं उन्हें हम मायोसिन के नाम से जानते हैं। मायोसिन मोटर प्रोटीन होती है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेल मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी में इनका कॉन्ट्रैक्शन में मेजर रोल है। The other roles of microfilaments are endocytosis, cytokinesis in animal cells, ठीक है, क्राउलिंग मूवमेंट एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। क्राउलिंग जो मूवमेंट है, जब आप अमीबॉइड मूवमेंट को देखते हैं, अमीबा में जो मूवमेंट होता है, जो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन है, वो भी डिपेंड करता है एक्टिन फिलामेंट पर। तो सेल के मूवमेंट में जैसे अमीबा का मूवमेंट है, और स्पेशली सेल कॉन्ट्रैक्शन जिसे आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट बेस्ड फंक्शन है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल में बताया कि क्रोमोसोम्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन जब सेल डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस में प्राइमरी रोल माइक्रोट्यूब्यूल्स का है और उनकी एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स का है, जिसे हम लोग माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। वो क्रोमोसोम्स के प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन एनिमल सेल्स में जब साइटोकाइनेसिस की बात आती है तो आप देखते हैं एनिमल सेल्स के डिवीजन के समय सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, और दोनों सेल्स के बीच में एक क्लीवेज फ्यूरो बनता है कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर बनना इस तरह से शुरू होता है। तो हमारी मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती हैं। ये एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के लास्ट स्टेज में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चरल अपीयरेंस आता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्टिन फिलामेंट का एक बैंड यहां जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के असेंबल होता है, जो इस साइटोकाइनेसिस के लिए जिम्मेदार है। तो आपको ध्यान रखना है, एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट, जबकि क्रोमोसोम के प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। कई बार क्वेश्चंस इस पॉइंट को लेकर के आते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली और डिसअसेंबली को ब्लॉक कर लिया जाए तो सेल डिवीजन किसी स्टेज पर ब्लॉक हो जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट को लगता है तो सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, यहां पर साइटोस्केलेटन को कैसे जोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, यदि हम लोग एक्टिन फिलामेंट के फंक्शन को ब्लॉक कर दें तो सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस लास्ट स्टेज में साइटोकाइनेसिस के लेवल पर आकर के ब्लॉक हो जाएगी। जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो इनके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको प्राइमरी फंक्शन ध्यान रखना है। माइक्रोफिलामेंट का प्राइमरी फंक्शन सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और मोटिलिटी में है। और मोटिलिटी में जैसे अब आप कह सकते हैं सर सिलिया और फ्लैजिला भी सेलुलर मोटिलिटी के लिए जिम्मेदार थे। तो अमीबॉइड मूवमेंट की हम लोग स्पेशली यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बेसिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। माइक्रोफिलामेंट क्या है? तो अभी हम लोगों ने ये कहा है माइक्रोफिलामेंट्स आर थिन, सॉलिड, फ्लेक्सिबल एंड हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हेलिकल स्ट्रक्चर हैं, सभी यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। क्या प्राइमरी फंक्शन है? तो सेल मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इनका प्राइमरी फंक्शन है। ये पॉइंट डिस्कस किया, कुछ और भी फंक्शन डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, किसके बने होते हैं।
तो जिस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनती हैं, उसी तरीके से माइक्रोफिलामेंट पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर हैं, पॉलीमर हैं, और ये बनते हैं जी एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स कॉल्ड जी एक्टिन। जी एक्टिन प्रोटीन के ये पॉलीमर है। यहां पर जो जी है वो ग्लोबुलर से है, ग्लोबुलर एक्टिन। तो एक्टिन फिलामेंट पॉलीमर है, और ये पॉलीमर किन प्रोटीन से बना है? तो आंसर आता है ये जी एक्टिन का बना है। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। तो ये एक इसकी ग्लोबुलर सब यूनिट है जो मैंने यहां पर बना रखा है। ग्लोबुलर सब यूनिट प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से ये बनता है। आपको ये ध्यान रखना है, ग्लोबुलर एक्टिन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। जैसे हम लोगों ने ट्यूबुलिन को डिस्कस किया था, तो ट्यूबुलिन एक हेटेरोडाइमर था। ट्यूबुलिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, वहां पर दो सब यूनिट्स थी, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। जबकि जी एक्टिन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, और जब ये पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होती है तो एक ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेती है। तो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड की बनी है, और इसके पास एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है एंड हैज ए बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी और एडीपी रादर देन जीटीपी। तो देखिए एक डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर यहां पर आपको मिल रहा है। जी एक्टिन प्रोटीन के पास एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड के लिए बाइंडिंग साइट होती है, ना कि ग्वानिन के लिए। जब इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में लिखा हैज जीटीपीएज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास जीटीपीएज एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जबकि माइक्रोफिलामेंट के लिए हम लोगों ने कहा कि एटीपीएज एक्टिविटी होती है। तो आपको ये एक कैरेक्टर ध्यान रखना है, ग्लोबुलर एक्टिन के साथ एटीपी बाइंड होते हैं, ना कि जीटीपी, और इनके सभी सब यूनिट के पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। यदि एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो वो एडीपी, तो हम एटीपी या एडीपी, एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड कहें तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड के लिए एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक्टिन फिलामेंट पॉलीमर स्ट्रक्चर है, किसके पॉलीमर हैं? तो जी एक्टिन के पॉलीमर हैं। जी एक्टिन किस तरह का प्रोटीन है? तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बना है, और इसके पास एक एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड के लिए बाइंडिंग साइट है। कुछ कैरेक्टर्स भी हैं जी एक्टिन के। जी का मतलब ग्लोबुलर एक्टिन है, आपको ध्यान रखना है। जी एक्टिन के क्या कैरेक्टर हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। एक ही पॉलीपेप्टाइड की बनी है, इसमें इस पॉलीपेप्टाइड में 375 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 42 kDa के अराउंड है। और यदि ना भी लिखा जाए तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड में ईच अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड का एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट लिख भी दिया है, 42 kDa के अराउंड होता है। और दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच एक्टिन सब यूनिट हैज पोलैरिटी। यदि हम लोग एक्टिन जी एक्टिन सब यूनिट को देखेंगे तो हर यूनिट के पास अपनी एक पोलैरिटी होती है, अर्थात उसके जो एंड होते हैं वो डिफर करते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण के तौर पर ये एक एंड है, और जो दूसरा एंड है वो थोड़ा सा अपोजिट है, वो डिफर करता है। तो इस तरीके से हर एक जी एक्टिन के पास पोलैरिटी है, अर्थात वन एंड डिफर फ्रॉम अनदर एंड। जी एक्टिन के लेवल पर ही पोलैरिटी आ जाती है, और इस पोलैरिटी को भी हम लोग आगे प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लस और माइनस का मतलब भी जानेंगे कि प्लस और माइनस क्या है। लेकिन ग्लोबुलर यूनिट के लेवल पर ही
पोलैरिटी पाई जाती है, वन एंड डिफर फ्रॉम अनदर एंड। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोटीन का एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, दोनों एंड समान नहीं होते हैं। तो यहां पर हम लोग एन और सी कहने नहीं जा रहे हैं। जब हम लोग उसको एफ एक्टिन में आएंगे तो उनके एंड भी लिखेंगे, प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जी एक्टिन के लेवल पर ही उसकी जो प्रोटीन सब यूनिट है उसके एंड डिफर करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं जी एक्टिन मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी है। तो जी एक्टिन सब यूनिट हैज पोलैरिटी मींस एंड डिफर टू ईच अदर। अगले पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, जी एक्टिन कंटेन मैग्नीशियम आयन। इनके पास मैग्नीशियम आयन होता है। जब इनके साथ एडीपी या एटीपी बाइंड होता है तो जनरली वो मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स में होता है, जैसे इस तरीके से मैग्नीशियम के साथ बाइंड है। या हम ऐसे कहें जी एक्टिन के साथ जो एटीपी बाइंड है उसके साथ कैल्शियम भी जुड़ा हुआ है, या ये कहें जी प्रोटीन हैज ए मैग्नीशियम बाउंड एटीपी। आपको ये ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैटायन है और एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स में होता है। तो जी एक्टिन कंटेन मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स विद आइदर एटीपी और एडीपी। जैसा मैंने पहले कहा, या तो एटीपी होगा या फिर एडीपी होगा हाइड्रोलाइज होने के बाद। उन पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे। अब अगला पॉइंट एक और आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कह रहे हैं ये पॉलीमर है। जितने भी जी एक्टिन होते हैं, हर एक जी एक्टिन पॉलीमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है जब उसके साथ एटीपी बाइंड होता है। जैसे हम लोगों ने ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था कि ट्यूबुलिन के साथ जब जीटीपी बाइंड होते थे तभी वो पॉलीमराइज होते थे और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते थे। उसी तरीके से जी एक्टिन के साथ जब एटीपी बाइंड रहते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओनली एटीपी बाउंड जी एक्टिन पॉलीमराइज इन माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट में पॉलीमराइज होते हैं। तो पॉलीमर स्ट्रक्चर किसका है? तो जी एक्टिन का पॉलीमर स्ट्रक्चर है। जी एक्टिन एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना है, उसके पास एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के लिए बाइंडिंग साइट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 42 kDa के अराउंड है। जी एक्टिन का अमाइनो एसिड्स का नंबर 375 है और ये पोलर स्ट्रक्चर है, अर्थात एंड वेरी करते हैं और इसके साथ मैग्नीशियम आयन भी बाइंड रहता है। और अगले पॉइंट में हम लोगों ने ये पॉइंट कहा लास्ट में कि ये एटीपी बाउंड स्टेट में पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। चलिए देखते हैं किस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है और उस पॉलीमराइजेशन से क्या स्ट्रक्चर बनेगा। उन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जी एक्टिन है और जैसा अभी हम लोगों ने कहा कि एंड इसमें वेरी करते हैं, एंड में वेरिएशन आ जाता है, इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं ये पोलर स्ट्रक्चर है। अब पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? तो जितने भी जी एक्टिन होते हैं, जी एटीपी बाउंड जी एक्टिन पॉलीमराइज इन ए हेड टू टेल फैशन, अर्थात सेम पोलैरिटी में ही ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन। जरा इस तरफ आप लोग यहां पर ध्यान दे सकते हैं। ये जी एक्टिन है, इनके साथ एटीपी बाइंड होंगे। एटीपी बाउंड स्टेट में जी एक्टिन पॉलीमराइज होते हैं। जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है और जब ये पॉलीमर एक के ऊपर एक लिंक हो जाते हैं तो इसको हम लोग फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। अभी तक हम लोग जी एक्टिन कह रहे हैं और जब जी एक्टिन एक के ऊपर एक पॉलीमराइज हो जाएंगे तो इस पॉलीमर स्ट्रक्चर को हम लोग फिलामेंटस एक्टिन कहेंगे, एफ एक्टिन कहेंगे। तो जी एक्टिन और एफ एक्टिन के बीच में क्या डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। जब इंडिविजुअल यूनिट फ्री फॉर्म में होगी तो जी एक्टिन, जी मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, जब ये जी एक्टिन एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज हो जाएंगी तो इन्हीं को हम कहेंगे, इस पॉलीमर स्ट्रक्चर को कहेंगे एफ एक्टिन।
जैसे माइक्रोट्यूब्यूल में हम लोगों ने ट्यूबुलिन पॉलीमर को नाम दिया था प्रोटोफिलामेंट, उसी तरीके से इस पॉलीमर स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे रहे हैं फिलामेंटस एक्टिन, या फिर स्टैंड कर रहा है फिलामेंटस के लिए। जैसा शुरू में मैंने कहा कि हर एक ग्लोबुलर प्रोटीन के पास पोलैरिटी होती है, अर्थात उसका वन एंड डिफर फ्रॉम अनदर एंड। चलिए इसी एंड को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नीचे मैंने इसका माइनस एंड बना दिया और ऊपर प्लस एंड बना दिया, तो उसी के ऊपर जो दूसरी प्रोटीन है उसका माइनस एंड नीचे वाली सब यूनिट के प्लस एंड के साथ है, और इसका ये प्लस एंड है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सभी सब यूनिट्स को हम लोगों ने प्लस माइनस नाम दे दिया। जैसे ये ग्लोबुलर एक्टिन है, ये माइनस दे दिया और ये प्लस दे दिया। यदि आप सभी सब यूनिट्स को देखें इस फिलामेंटस एक्टिन में, तो सभी इंडिविजुअल यूनिट्स की पोलैरिटी सेम है, सेम पोलैरिटी में है। इस वजह से एक एंड पर जाएंगे तो हम इसे माइनस एंड कहेंगे, और दूसरे एंड पर आएंगे तो उसे हम प्लस एंड कहेंगे। यहां प्लस माइनस का रिलेशन थोड़ा पॉलीमराइजेशन के रेट से है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको यूज किया। तो एफ एक्टिन में सभी इंडिविजुअल जी एक्टिन का ओरिएंटेशन सेम होता है, अपोजिट नहीं होता है। इस वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर में पोलैरिटी आ जाती है, जैसा प्रोटोफिलामेंट में पोलैरिटी थी। तो माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल भी पॉलीमर है, एक्टिन फिलामेंट भी पॉलीमर है। वो भी ग्लोबुलर इंडिविजुअल यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बने थे, ये भी पॉलीमराइजेशन से बने हैं। वो भी न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड रहते थे, और यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग है। उनका भी प्रोटोफिलामेंटस स्ट्रक्चर पोलर था, यहां भी स्ट्रक्चर पोलर है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ ये पॉलीमराइजेशन हो गया। अब यहां पर प्लस एंड और माइनस एंड का मतलब क्या है उसको भी थोड़ा समझ लें। एक्चुअल में पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो प्लस एंड, जिस एंड पर ज्यादा होता है उसे हम लोग प्लस एंड कहते हैं। यहां पर जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो फास्ट होगा, तो प्लस एंड। हम लोग कह सकते हैं वो एंड जिसका जो पॉलीमराइजेशन का रेट जिसका ज्यादा होगा उसे हम लोग प्लस एंड कह रहे हैं। तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एक एंड पर ज्यादा होता है, जैसा माइक्रोट्यूब्यूल में हम लोगों ने स्टडी किया था। उसी तरीके से यहां पर भी जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है एक एंड पर ज्यादा है, तो जिस एंड पर जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन रेट ज्यादा होता है हम उस एंड को प्लस एंड कहते हैं, और जो माइनस एंड है यहां पर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन स्लो होता है। देखिए यहां पर इससे भी सिद्ध होता है कि पॉलीमराइजेशन दोनों एंड से हो सकता है। यहां पर भी हम लोग इस पॉइंट को लेकर के इनकार नहीं कर रहे हैं कि एक्टिन फिलामेंट में जो फिलामेंटस एक्टिन है उसका पॉलीमराइजेशन केवल एक एंड से होता है। यह एक्टिन कैन पॉलीमराइज फ्रॉम बोथ एंड्स, बट पॉलीमराइजेशन रेट इज मच ग्रेटर एट प्लस एंड देन माइनस एंड। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसमें पोलैरिटी है, ये पोलर स्ट्रक्चर होते हैं। एक एंड को प्लस एंड, एक एंड को माइनस एंड नाम देते हैं। प्लस एंड पर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होता है और माइनस एंड पर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कम होता है, स्लो होता है पर यूनिट टाइम। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बना। अब आप ध्यान देंगे ये एक एफ एक्टिन है, और यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये दो स्ट्रक्चर, दो एफ एक्टिन एक दूसरे से क्वाइल्ड हैं।
ये दो, तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये भी एक तरह का माइक्रोफिलामेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो माइक्रोफिलामेंट नेचर में है दे आर डाइमर, दे आर डाइमेरिक स्ट्रक्चर। डाइमेरिक का मेरा मतलब यहां नहीं कि दो सब यूनिट है, यहां डाइमेरिक का मतलब होता है 2f एक्टिन, 2f एक्टिन क्वाइल्ड पैरेलली, 2f एक्टिन पैरेलली क्वाइल्ड होते हैं, दोनों के प्लस एंड एक साइड है और माइनस एंड या नेगेटिव एंड कहें वो एक साइड है। तो माइनस एंड एक साइड है, प्लस एंड एक साइड है, दोनों का ओरिएंटेशन पैरेलल है और ये क्वाइल्ड होते हैं राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में और बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट। जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा कि माइक्रोफिलामेंट्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने जी एक्टिन को पढ़ा। जी एक्टिन पॉलीमराइज इन हेड टू टेल फैशन टू फॉर्म ए फिलामेंटस एक्टिन। टू फिलामेंटस एक्टिन क्वाइल्ड पैरेलली, पैरेलल ओरिएंटेशन है दोनों का, क्वाइल्ड पैरेलली एंड प्रोड्यूस माइक्रोफिलामेंट, और प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोफिलामेंट। यहां पर भी इंपॉर्टेंस ये रही कि माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो पोलर स्ट्रक्चर। माइक्रोफिलामेंट भी पोलर स्ट्रक्चर है क्योंकि एक तरफ प्लस एंड है और एक तरफ माइनस एंड है। इस तरीके से माइक्रोफिलामेंट कहें या एक्टिन फिलामेंट प्रोड्यूस होते हैं। प्लस एंड को ही बार्ड एंड कहते हैं और जो माइनस एंड है उसे पॉइंटेड एंड भी कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, पॉइंटेड एंड है, पॉइंट एंड भी कह देते हैं, और प्लस एंड को हम लोग बार्ब एंड भी कह देते हैं। ये आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? यस और नो में मुझे जवाब दें, क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? अमित गुप्ता यस, सोनाली यस, पूनम यस, पूनम देवी गुड इवनिंग, अरुण मौर्य यस, काफी समय हो गया गुड इवनिंग लिखे हुए सब लोगों को। अरुण यस, वर्षा यस, वेद यस, अदिति, उपासना, लता, प्रीति, ठीक है, सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं और मैं अब आगे बढ़ सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप सभी लोग समझ रहे हैं। कुछ कठिन है नहीं, जैसा हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल में जो आप स्ट्रेटजी पढ़ चुके हैं जस्ट उसी तरह का है। बस यहां पर डाइमर, मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, पॉलीमर स्ट्रक्चर जब बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स एक साथ आते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। जनरली यदि हम लोग माइक्रोफिलामेंट की बात करेंगे तो 2f एक्टिन आपस में क्वाइल्ड होते हैं और बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आते हैं, आप उनको भी ध्यान रखें, जैसा हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ा हुआ था। जैसे यहां पर ये जी एक्टिन है, जब कोई जी एक्टिन आता है तो प्लस एंड पर पॉलीमराइजेशन होता है। मान लेते हैं ये एक जी एक्टिन है, इन एटीपी बाउंड स्टेट ये आएगा और यहां पर आकर के इस तरह से बाइंड हो गया, इसके साथ प्लस एंड पर आकर के बाइंड हुआ। जब ये यहां पर बाइंड हो रहा होगा, अर्थात जब जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वो बाइंड हो रहा है, चाहे वो प्लस एंड हो या माइनस एंड हो, मैंने यहां पर प्लस एंड पर बाइंड कराया है। बाइंड होते समय इसका एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो एटीपी बाइंडिंग टू जी एक्टिन इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन, लेकिन एटीपी हाइड्रोलिसिस पॉलीमराइजेशन के लिए जरूरी नहीं है। अर्थात जब एक जी एक्टिन मॉलिक्यूल एफ एक्टिन के किसी भी एंड पर आकर के बाइंड होता है तो बाइंडिंग के समय उसका एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होता है। आपको यह ध्यान रखना, नहीं तो एग्जामिनर आपको यह लिखे कि जी एक्टिन के साथ जो एटीपी बाइंड है उसकी हाइड्रोलिसिस
पॉलीमराइजेशन के समय होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी उसके पॉलीमराइजेशन को ड्राइव करती है, अर्थात फोर्स देती है कि वो पॉलीमराइज हो जाए, ऐसा एग्जामिनर लिख सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पॉलीमराइजेशन के समय हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, तो बाइंड तो है लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं हुआ। जब ये बाइंड हो जाएगा, जब इसकी प्रॉपर बाइंडिंग हो जाएगी, कुछ समय बीत जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल पर, ऐसा नहीं कि 2 4 6 साल बीत जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर जब कुछ समय बीत जाएगा तब तक उसके आगे कुछ और भी प्रोटीन आकर के बाइंड हो सकती है, देन उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। इससे पता चलता है कि एटीपी हाइड्रोलिसिस पॉलीमराइजेशन के लिए जरूरी नहीं है। यहां पर मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूं, एक बार फिर आप सभी लोग इस पॉइंट पर अंतर कर लें, कई बार स्टूडेंट्स यहां समझ नहीं पाते हैं। बाइंड होना जरूरी, एटीपी का एसोसिएटेड होना जरूरी है जी एक्टिन के साथ पॉलीमराइजेशन के लिए, लेकिन ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस पॉलीमराइजेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी कब? तो जैसा मैंने अभी कहा कि जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन के बाद कुछ समय जब बीत जाएगा, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस के क्या कंसीक्वेंसेस होंगे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक पॉइंट है, और ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ रखा है, माइक्रोट्यूब्यूल का भी यही कॉन्सेप्ट था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं। तो कुछ पॉइंट यहां पर जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उन्हीं पॉइंट के रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको पढ़ने को भी कुछ मिल जाए। कई लोग पढ़ने के लिए थोड़े से ज्यादा उतावले रहते हैं, कुछ मैटर मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ भी लूं। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख करके दे सकूं और आप उसको पढ़ सकें। बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अक्सर लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स खरीद लेते हैं, टीचर्स भी बुक्स के नाम बता देते हैं और वो पढ़ते रहते हैं। तो अच्छी बात है, पढ़ना अच्छा है, लेकिन आपके एग्जाम को यदि पैटर्न को देखें तो 6 महीने में रिपीट होता है। कोविड कंडीशन को छोड़ दें तो हर 6 महीने में एग्जाम आता है। स्टूडेंट एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद 1 महीने आराम करता है, कभी कभी 2 महीने कर लेता है, या कभी कभी तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से और विद्वान लोग होते हैं, वो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि अब पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो देखा जाए CSIR के एग्जाम में 1 महीने पहले और 1 महीने बाद में, यदि मान लीजिए जुलाई सेशन है तो अगस्त से ही पढ़ाई शुरू करेंगे, और एक एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले नवंबर में बंद कर देते हैं। बीच में दोनों सेशन में यदि हम जून वाला देखें और दिसंबर वाला देखें, दोनों में, एक में होली एक में दिवाली, छुट्टियां भी मनाते हैं। तो समय बहुत कम होता है, और उस कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है, तैयारी बहुत करनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कंडीशंस आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होती हैं कि आप किसी एक बड़ी बुक को स्टडी करें और बहुत सारे पेजेस को पढ़ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टेब्लिश करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर जो मैंने आपको बताया है वही चीजें हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी की प्रेजेंस में जी एक्टिन मोनोमर्स पॉलीमराइज टू फॉर्म फ्लेक्सिबल माइक्रोफिलामेंट इन फॉर्म, ठीक है, इन दिस फॉर्म फ्लेक्सिबल माइक्रोफिलामेंट बनाया, उस फॉर्म में हम उसको क्या नाम देते हैं, एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। ऑल सब यूनिट्स ऑफ एन एक्टिन फिलामेंट आर ओरिएंटेटेड, ठीक है, ओरिएंटेशन सेम है, इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट एन माइक्रोफिलामेंट हैज स्ट्रक्चरल पोलैरिटी। जैसा मैंने आपसे कहा कि सभी का ओरिएंटेशन सेम होता है तो पोलैरिटी भी प्रोड्यूस होती। 2 F actin coiled parallelly around each other in a right-handed helical structure to form actin filament. Generally most of actin filament या microfilament जो बनते हैं वो 2 F actin की coiling से बनते हैं। अब अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे, the ATP associated with actin, ATP associated with actin monomer is hydrolyzed to ADP as soon as at some, ठीक है, that after it is incorporated into the growing actin filament. हाइड्रोलाइज होता है एडीपी में, ठीक है, एट सम दैट आफ्टर, कुछ देर बाद, जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके कुछ देर बाद ये हाइड्रोलाइज होगा। आपको ध्यान रखना है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड द सबसिक्वेंट रिलीज ऑफ पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट,
फ्रॉम सब यूनिट्स इन ए फिलामेंट, जब ये एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और इसका पीआई रिलीज हो जाएगा फिलामेंट से, एक्टिन अंडरगोज ए कन्फर्मेशनल चेंज दैट फेवर डीपॉलीमराइजेशन। जैसा हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ा हुआ था कि जीटीपी की हाइड्रोलिसिस डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करती है, ना कि पॉलीमराइजेशन को। उसी तरीके से एक्टिन फिलामेंट में जी एक्टिन का एटीपी हाइड्रोलिसिस डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करता है, ना कि पॉलीमराइजेशन को। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। जो अभी मैंने पॉलीमराइजेशन के बारे में जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये उनसे पॉइंट थे, आपको इनको ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट यहां पर और भी हैं, आप उनको भी समझें। और थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें। जैसा मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स में बताया कि प्लस और माइनस एंड पर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स का कम और ज्यादा होता है। ये कम और ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर कि वो किस कंसंट्रेशन पर पॉलीमराइज होते हैं। दोनों एंड का जो कंसंट्रेशन है, जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है फ्री मोनोमर्स का, वो अलग अलग होता है। प्लस एंड पर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कम चाहिए, अर्थात कम कंसंट्रेशन पर ही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट को हम लोगों ने लेकर के डिस्कशन किया था माइक्रोट्यूब्यूल में। वही कॉन्सेप्ट है, तो आप जल्दी समझ जाएंगे। दोनों एंड पर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कम ज्यादा है, एक एंड पर फास्ट है, एक एंड पर थोड़ा स्लो है। तो प्लस एंड पर फास्ट है, नेगेटिव एंड पर स्लो है। ये कम ज्यादा क्यों है? क्योंकि दोनों एंड की रेस्पेक्टिव जो रिक्वायरमेंट है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फ्री जी एक्टिन की, वो अलग अलग है। प्लस एंड पर कम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है पॉलीमराइजेशन के लिए, और जो माइनस एंड है वहां ज्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्लस एंड पर मान लेते हैं कि सिंपल से ले लेते हैं कि उसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन 5 है। 5 टिब्यूलिन 5 जी एक्टिन यदि प्रेजेंट है तो वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है मीडियम में, और वो तेजी से पॉलीमराइज हो सकता है। जबकि माइनस एंड पर उसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन 10 जी एक्टिन है। तो देखिए दोनों का अंतर है। तो यदि हमारे मीडियम में 5 जी एक्टिन होंगे तो पॉजिटिव एंड पॉलीमराइज होगा, लेकिन जो माइनस एंड है उसको 10 यूनिट चाहिए और वो बहुत कम है 10 से, वो पॉलीमराइज नहीं होगा। जबकि आप इस कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर जब हम बात करते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन यदि है तो एंड पॉलीमराइज होते हैं, यदि उससे कम कंसंट्रेशन है तो एंड डीपॉलीमराइज होते हैं, और यदि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन भी ज्यादा होगा। तो यदि हम प्लस माइनस एंड को देखें तो यदि 5 यूनिट प्रेजेंट हैं तो प्लस एंड पॉलीमराइज होगा, और जो माइनस एंड है वो पॉलीमराइज नहीं होगा बल्कि डीपॉलीमराइज होगा। और यदि कंसंट्रेशन 10 हो गया, 10 यूनिट्स हो गई, सब यूनिट्स हो गई, तो दोनों एंड से पॉलीमराइजेशन हो गया। और यदि 5 से भी कम आ गई तो दोनों एंड से डीपॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है बीच की एक सिचुएशन जिसे हम लोगों ने ट्रेड मिलिंग कहा था। एक सिचुएशन है ट्रेड मिलिंग। ट्रेड मिलिंग किसे कहेंगे? जब एक एंड पर पॉलीमराइजेशन हो रहा हो और एक एंड पर पॉलीमराइजेशन ना हो करके डीपॉलीमराइजेशन हो रहा हो, अर्थात प्लस एंड पर जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है अवेलेबल है और माइनस एंड के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन है नहीं, इस वजह से पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन रेस्पेक्टिव एंड से हो रहा है। ट्रेड मिलिंग में अब एक ये भी कॉन्सेप्ट कह सकते हो, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉजिटिव एंड का इक्वल है डीपॉलीमराइजेशन रेट के नेगेटिव एंड से। ऐसी सिचुएशन में फिलामेंट का जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन जो यूनिट्स हैं, जो जी एक्टिन है, वो डायनामिक स्टेट में है, वो प्लस एंड पर ऐड हो रही है और नेगेटिव एंड से वो क्या हो रही है, माइनस एंड से वो रिलीज हो रही है। आपको ये ध्यान रखना, ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसा माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। जनरली ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में
एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन डिपेंड करता है जी एक्टिन एटीपी कंसंट्रेशन पर। एटीपी जी एक्टिन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि हमारी सेल में एटीपी जी एक्टिन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा। यदि इसका कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं होगा बल्कि डीपॉलीमराइजेशन होने लगेगा। और यदि हम एक मीडियम एक बीच की कंडीशन रखें, जैसा मैंने अभी कहा कि एक एंड के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा है और एक एंड के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है, ऐसी कंडीशन में एक एंड पर पॉलीमराइजेशन और एक एंड पर डीपॉलीमराइजेशन। यदि वो रेट इक्वल है तो ट्रेडमिलिंग कंडीशन है और जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगी। ये कुछ पॉइंट हैं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन ये पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट को पढ़ते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं बने हैं और ना ही संभावना है आने की, लेकिन आपके समझने के लिए जरूरी है कि किस तरह से पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन का बिहेवियर होता है हमारे साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट का। और इस दोनों पॉइंट को बोलने का एक मेरा कारण भी था कि अब आप ये जाने कि हमारी सेल के लेवल पर माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट डायनामिक स्ट्रक्चर है, लगातार पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन चलता रहता है। कुछ एक्सेप्शन यदि हम छोड़ दें, सिलिया और फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होती हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन नहीं होता है, लेकिन वो रेट नहीं है। रिलेटिवली जो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनसे वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। लेकिन फिर भी इन पॉइंट से हमको देख करके पता चल रहा है बोथ स्ट्रक्चर्स आर डायनामिक। तो साइटोस्केलेटन को एक जनरल टर्म में कहें तो साइटोस्केलेटन इज ए डायनामिक स्ट्रक्चर, नॉट स्टैटिक। ये पॉइंट केवल हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उनमें भी मिलता है समय समय पर, वो भी पॉलीमराइज और डीपॉलीमराइज होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मोर स्टैटिक देन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। अब आप इन पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। क्या आप सभी लोग मेरे इन पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं? फिर आगे बढ़ा जाए। यस और नो में आप लोग जल्दी लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इस टॉपिक को खत्म करना है। अरुण, वेद, वर्षा, उपासना, लता, आदिति, सभी लोग समझ रहे हैं और मुझे उम्मीद है बाकी बचे हुए लोग जो लिख रहे हैं वो भी सभी लोग समझ पा रहे हैं। राहुल का भी आंसर आ गया है। अमित, सोनाली, मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब भी समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनको हम लोगों को डिस्कस करना है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल में पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन बिहेवियर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन क्या है उस बिहेवियर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसा हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ा हुआ था, कई सारी प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स में पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को इफेक्ट कर रही थी, जिसमें से आपने माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, कैप एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव टिप्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े हुए थे। यहां पर भी कई सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करती हैं। तो यहां पर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी प्रोटीन्स हैं जो एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को रेगुलेट करती हैं।
कौन सी ऐसी प्रोटीन से जो एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और यहां पर रेगुलेट करने का मतलब ही नहीं कि बढ़ा देना या फिर घटा ही देना, दोनों हो सकते हैं, बढ़ा भी देना या घटा देना। कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन के पॉलीमराइजेशन को रेगुलेट करती हैं? कई सारे नाम हैं और बहुत क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, CSIR में कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, आपका आंसर मुझे मिल गया है, आप पीछे हैं तो क्या हुआ? अभी तो आप केवल 15 मिनट पीछे हैं, लोग तो सालों पीछे चले जाते हैं। लूंगा और आप समझ जाएंगे, आए हुए क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और जो फ्यूचर में हो सकता है आएंगे वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं कैसे पढ़ा रहा हूं पहले आप उसको ध्यान से सुने। तो सभी लोग मुझे ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं और मैं किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। इससे आपका जो टॉपिक है वो बेहद आसान हो जाएगा, आपको उनको समझने में, उनको मेमोराइज करने में भी आपको बड़ी आसानी होगी और आपको बहुत कम पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो प्रोटीन्स, अब देखिए यहां पर एक्टिन से तो पूरा फिलामेंट बना है, अर्थात वो एक्टिन प्रोटीन नहीं होगी। यहां पर उन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जो रेगुलेट करेंगी एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को। तो जो प्रोटीन्स रेगुलेट करेंगी उनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रोटीन्स दैट रेगुलेट पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट कैन डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। और भी कई सारे हैं, वैसे तो 6 क्लास है प्रोटीन की जो कहीं ना कहीं एक्टिन फिलामेंट के फंक्शन को कंट्रोल करती है, उनके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, उनकी जो है बाइंडिंग को कंट्रोल करती, कई अलग अलग प्रोटीन्स हैं, लेकिन उनमें सब में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो 6 अलग अलग क्लासेस हैं जो कंट्रोल करती हैं एक्टिन फिलामेंट के फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके एसोसिएशन को। लेकिन यहां पर मैं बेसिक 2 ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो जो मैंने 4 बोल दिए उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उनका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर 2 ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। एक वो ग्रुप बना सकते हैं जो सीधे सीधे पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करें। एक पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करने वाली प्रोटीन्स हैं यहां पर एक ग्रुप मैंने लिख दिया है, वो प्रोटीन्स जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को रेगुलेट करेंगे, ऊपर वही लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर जो मैं ग्रुप बना रहा हूं, ये प्रोटीन्स डायरेक्टली जी एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन को इफेक्ट करेंगी। जो ग्लोबुलर एक्टिन थी, मोनोमर थे, उनके साथ इंटरैक्ट करेंगी, या तो उनके पॉलीमराइजेशन को बढ़ाएंगी या घटाएंगी, उस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एफ एक्टिन बना है जी एक्टिन का। यदि जी एक्टिन की प्रेजेंस को, उनकी जो वहां पर कंसंट्रेशन है सेल के लेवल पर, जहां पॉलीमराइजेशन चल रहा है, सेल के लेवल पर, साइटोप्लाज्मिक लेवल पर जी एक्टिन की प्रेजेंस को कंट्रोल कर लिया जाए, जैसे एटीपी बाउंड फॉर्म में वो पॉलीमराइज करती हैं, तो वहां पर उनको कंट्रोल किया जाए तो पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर पॉलीमराइज स्ट्रक्चर के लेवल पर प्रोटीन वर्क करे और तेजी से डीपॉलीमराइज करा दें, तो एक वो ग्रुप हम प्रोटीन का रखेंगे जो डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को इफेक्ट करेंगे डायरेक्टली। और एक वो प्रोटीन होगी जिनको हम लोग नाम दे सकते हैं कैप प्रोटीन,
ठीक है, या सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कैपिंग प्रोटीन्स, कैपिंग प्रोटीन्स। और कैपिंग प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी पढ़ चुके हैं। ये बाइंड करेंगी एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट, बाइंड्स टू दी एंड ऑफ एफ एक्टिन एंड प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर दो ग्रुप बना लिए हैं और इन दो ग्रुप बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप प्रोटीन्स को अलग अलग कर सकें। एक वो प्रोटीन्स है जो डायरेक्टली जी एक्टिन और एफ एक्टिन को अफेक्ट करेंगी पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को लेकर के। या तो जी एक्टिन को पॉलीमराइज नहीं होने देंगी, या स्ट्रक्चर पॉलीमराइज हो चुका है तो उसे डीपॉलीमराइज कर देंगे, एक वो ग्रुप है। और एक कैपिंग प्रोटीन्स हैं जो एंड पर आकर के बाइंड हो जाएंगी और इन पर बाइंड होने से पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन को वो ब्लॉक कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने एंड को मास्क कर लिया है। इस तरीके से हम लोग इन प्रोटीन्स को पढ़ रहे हैं। प्रोटीन के बहुत ही फेमस नाम है, कई बार तो नाम ही पूछे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपको कौन कौन सी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। तो जब हम लोग आते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोफाइलिन का, प्रोफाइलिन, कोफिलिन, कोफिलिन है, एंड थर्ड इज थाइमोसिन बीटा 4, थाइमोसिन बीटा 4, प्रोफाइलिन, कोफिलिन एंड थाइमोसिन बीटा 4। आपको यह ध्यान रखना है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो डायरेक्टली जी एक्टिन या एफ एक्टिन पर वर्क करते हैं। दूसरी तरफ आते हैं तो यहां पर कैपिंग प्रोटीन्स हैं। कैपिंग प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कैप जेड, कैप जेड में ही एक और प्रोटीन है, इसी फैमिली का मेंबर है जेल्सोलिन, कैप जेड फैमिली का ही मेंबर है जेल्सोलिन, आपको वो ध्यान रखना है। और एक प्रोटीन और है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो जेल्सोलिन उसे अलग भी लिख सकते हैं हम लोग। और ट्रोपोमोडुलिन, ट्रोपोमोडुलिन। तो इस तरीके से मैंने दो ग्रुप में प्रोटीन्स को डिवाइड कर दिया है। एक कैपिंग प्रोटीन्स हैं जिसमें कैप जेड और ट्रोपोमोडुलिन नाम देते हैं, ट्रोपोमोडुलिन है, जबकि दूसरी तरफ प्रोफाइलिन, कोफिलिन और थाइमोसिन बीटा 4 है। आपको ध्यान रखना है प्रोफाइलिन और कोफिलिन से तो काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं, कई बार पूछा गया है। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार यदि आप क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो सिलिया और फ्लैजिला से क्वेश्चन था और उसमें लिख दिया था इनमें से कौन सी प्रोटीन सिलिया और फ्लैजिला से एसोसिएटेड नहीं है, उसमें भी कोफिलिन रखा हुआ था। तो कई बार तो यही नाम आए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, इनमें से कौन सी प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट के साथ, कौन सी प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड होती है, इसी बेस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो प्रोफाइलिन, कोफिलिन और थाइमोसिन बीटा 4 आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ कैप जेड फैमिली का ही मेंबर है जेल्सोलिन और ट्रोपोमोडुलिन, इन प्रोटीन्स को आपको ध्यान रखना है जो एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करते हैं। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं प्रोफाइलिन के बारे में, देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोफिलिन के बारे में। प्रोफाइलिन,
प्रोफाइलिन से क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट में आपको ये क्लियर कर दूं, प्रोफाइलिन प्रॉफिट वाला काम है, आपको ध्यान रखना है। सर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है डायरेक्ट कि पॉलीमराइजेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा, आप इस पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हैं। क्या फंक्शन किस तरह से फंक्शन करते हैं, एक वो पॉइंट हो सकता है और एक ये पॉइंट हो सकता है कि वो पॉलीमराइजेशन रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो प्रोफाइलिन में तो मैं आपसे कहूंगा प्रॉफिट वाला काम है और ये रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रमोट पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। अर्थात यदि प्रोफाइलिन का कंसंट्रेशन सेल के लेवल पर बढ़ेगा तो हमारे एक्टिन फिलामेंट की लेंथ भी इंक्रीज करेगी, उसका रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है और आपको इसे समझना भी है, यहां से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यहां पर ये जी एक्टिन है, जी एक्टिन के साथ एटीपी बाइंड है, ये इस तरह एटीपी बाइंड है। प्रोफाइलिन प्रोटीन जस्ट अपोजिट साइड बाइंड होती है एटीपी बाइंडिंग पॉकेट के। इस पॉइंट को सभी लोगों को ध्यान रखना है, सीएसआईआर में पूछा जा चुका है। जो प्रोफाइलिन प्रोटीन है वो बाइंड होती है जस्ट अपोजिट एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट के। जैसे यहां पर ऐसे समझ लें, यहां पर बाइंड है प्रोफाइलिन, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं, जस्ट अपोजिट साइड बाइंड होगी, अपोजिट एंड पर है, एक तरह से अपोजिट साइड है। एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट के जस्ट अपोजिट है, आपको ये ध्यान रखना है। जो एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट है उसके जस्ट अपोजिट है। अब ये कैसे फंक्शन करता है आपको वो भी ध्यान रखना है। यहां पर एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट के जस्ट अपोजिट, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एटीपी बाइंड होगा या नहीं होगा या एडीपी होगा, वो बात अलग है, लेकिन कैसे बाइंड होगा। जैसे आप यहां समझ लें, मैं इस प्रोटीन को कुछ इस तरीके से बना दूं, यहां पर जैसे ये एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट है तो जस्ट कोफिलिन के बाइंडिंग के लिए यहां पर साइट है, अपोजिट साइड है, यहां पर बाइंड होगा कोफिलिन। तो ये बाइंडिंग रीजन को थोड़ा रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है कि कहां पर बाइंड करता है। एग्जामिनर कहे कि कोफिलिन बाइंड साइट या बाइंड्स एट विच साइड वेयर एटीपी बाइंड, जहां पर एटीपी बाइंड करता है वहीं कोफिलिन बाइंड करता है, ऐसा नहीं। आपको ध्यान रखना है जो एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट है उसके जस्ट अपोजिट साइड बाइंड करता है प्रोफाइलिन प्रोटीन, आपको यह ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ये यहां पर एटीपी बाइंड है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं आगे पॉइंट के हिसाब से कि जो एटीपी बाइंडिंग साइट है एक्चुअली में कोफिलिन बाइंड करता है जी एक्टिन के साथ जब वो एडीपी बाउंड स्टेट में होता है। तो आपको यह भी पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रोफाइलिन किसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड्स टू एडीपी जी एक्टिन, एडीपी जी एक्टिन के साथ बाइंड करता है, ना कि एटीपी, रादर देन एटीपी जी एक्टिन। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि किसके साथ बाइंड हुआ, तो ये एडीपी जी एक्टिन के साथ बाइंड करता है। और एडीपी जी एक्टिन आप समझ रहे हैं कि ये तो जब डीपॉलीमराइज हो चुके होंगे, मीडियम में प्रेजेंट होंगे तभी बाइंड करेगा। तो जब एक्टिन फिलामेंट में किसी भी ग्लोबुलर एक्टिन का एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो वो जनरली स्लोली डिसोसिएट हो जाती हैं फ्रॉम माइनस एंड। डिसोसिएट होने के बाद जैसे वो मीडियम में आती हैं तो उनके साथ कौन बाइंड हो जाता है, प्रोफाइलिन। तो प्रोफाइलिन इस स्टेट में बाइंड होता है। अब जरा देखिए प्रोफाइलिन फंक्शन क्या करते हैं,
इनका फंक्शन क्या है। कोई हमसे कहे कि प्रोफाइलिन किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने आपको लिख दिया है कि ये पॉलीमराइजेशन को सपोर्ट करते हैं। फंक्शन क्या है, ये फैसिलिटेट करते हैं कि जी एक्टिन के साथ जो एडीपी बाइंड है वो एक्सचेंज हो जाए एटीपी के साथ। तो फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ ADP with ATP on G-actin। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये G-actin है, इसके साथ ADP बाइंड है, प्रोफाइलिन ATP ADP एक्सचेंज को प्रमोट करेगा। रिजल्ट ये होगा जी एक्टिन के साथ जो ADP बाइंड था वो डिसोसिएट हो जाएगा और इसके साथ बाइंड हो जाएगा ATP। अब आप समझ सकते हैं ये एक्टिव हो गया है, अब ये पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब प्रोफाइलिन एक्सचेंज कराता है ADP को ATP के साथ, तो ये जनरली इसके साथ बाइंड स्टेट में होता है, बाइंड रहता है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बाइंड होने के बाद जैसे ही ATP बाइंड हुआ जी एक्टिन के साथ और इसी के साथ एसोसिएटेड होता है प्रोफाइलिन। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइलिन डिसोसिएट हो गया, जैसा मैंने आपको यहां पर दिखाया, प्रोफाइलिन बाइंड रहता है। और देन ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहां जाएगा, प्लस एंड पर। प्लस एंड पर जी एक्टिन ATP बाउंड स्टेट में प्लस एंड पर ऐड हो जाएगा और प्रोफाइलिन डिसोसिएट होकर के वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोफाइलिन बाइंड्स टू ADP जी एक्टिन एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ ADP फ्रॉम ATP। जैसे ही ATP बाइंड हुआ जी एक्टिन के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ATP जी एक्टिन प्रोफाइलिन। ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव एंड पर पहुंचेगा और वहां पर ATP जी एक्टिन पॉजिटिव एंड पर ऐड हो जाएगा और प्रोफाइलिन डिसोसिएट हो जाएगा मीडियम में, फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि इसने किस तरह से हमारी एफ एक्टिन के पॉलीमराइजेशन को सपोर्ट किया, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसने पॉलीमराइजेशन को प्रमोट किया क्योंकि ये जी एक्टिन ADP के साथ बाइंड हुआ और उसके ADP को एक्सचेंज करा दिया ATP के साथ, जिससे वो दोबारा प्लस एंड पर जाकर के पार्टिसिपेट कर सके। ये प्रोफाइलिन का फंक्शन है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, प्रोफाइलिन से जब भूल जाए कभी तो प्रॉफिट याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। कुछ फैक्ट मैंने आपको और बता दिए। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कोफिलिन की कि कोफिलिन क्या करेगा, कोफिलिन का रोल क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं कोफिलिन के बारे में, ये किस तरह से फंक्शन करेगा। कोफिलिन डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करता है। दूसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, कोफिलिन डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करता है। जरा देखिए किस तरह से ये फंक्शन करता है। मैं यहां पर फिलामेंट बना रहा हूं। कुछ इस तरीके से ये फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। यहां पर ये दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहां पर हम लोगों ने बना लिए, क्वाइल्ड एक दूसरे में है। और कैसे कोफिलिन फंक्शन करता है आप उसको समझें। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और ये जी एक्टिन एक दूसरे से लिंक है। तो ये एक जी एक्टिन है और ये एक जी एक्टिन है।
कोफिलिन प्रोटीन जी एक्टिन, दो जी एक्टिन जिस तरह से जुड़े हैं, ये तो पूरा बहुत सारे जी एक्टिन हैं, जी एक्टिन के जंक्शन पर आकर के बाइंड करता है, अर्थात कोफिलिन जब बाइंड करता है तो उसके कांटेक्ट में दो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसका प्लस एंड है और ये माइनस एंड है। जनरली प्लस एंड से थोड़ा सा ये डिस्टेंस पर बाइंड करता है, अर्थात प्लस एंड के यदि हम नीचे आएंगे तो इस एंड पर हमें वो जी एक्टिन मिलेंगे जिनका एटीपी हाइड्रोलाइज हो चुका होगा एडीपी में, और ये कुछ इस तरीके से यहां पर आकर के बाइंड किया हुआ है। देखिए जंक्शन पर कुछ इस तरीके से, आप सभी लोग यहां पर इसको समझ रहे हैं, ये जंक्शन पर आकर के बाइंड हुआ है। यहां पर बाइंड करता है, जंक्शन पर बाइंड होने के बाद ये इंड्यूस करता है कन्फर्मेशनल चेंज इन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन के हेलिकल स्ट्रक्चर में ये चेंज को इंड्यूस करता है और इस चेंज के साथ ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ये टूट के अलग हो जाता है। तो कोफिलिन करता क्या है, मैं उस पॉइंट को यहां पर लिखने जा रहा हूं। बाइंड्स टू एफ एक्टिन। देखिए यहां पर एक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोफाइलिन फ्री एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ था और वो कह सकते हैं जी एक्टिन के साथ, ग्लोबुलर एक्टिन के साथ जो एडीपी बाउंड स्टेट में था, लेकिन जो कोफिलिन है ये बाइंड हो रहा है एफ एक्टिन के साथ। इस पॉइंट को मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान दें। जब हम लोग प्रोफाइलिन की बात करते हैं तो प्रोफाइलिन बाइंड होता है जी एक्टिन के साथ जब वो एडीपी बाउंड स्टेट में है, जबकि हम कोफिलिन की बात यदि करेंगे तो ये बाइंड हुआ है फिलामेंटस एक्टिन के साथ, जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है उसके साथ बाइंड हुआ है। तो कोफिलिन बाइंड्स टू एफ एक्टिन एंड induce a conformational change in the helical structure of F actin that result their ब्रेकेज, और इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो एंड है वो और प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक से ज्यादा एंड क्रिएट हो जाएंगे। आप जरा सोचिए, यदि इसको यहां से ब्रेक कर दिया जाए तो ब्रेक होते ही, अभी तो यहां पर एक एंड है, माइनस एंड है, ये एक माइनस एंड है, और जैसे ही ब्रेक करेंगे तो एक माइनस एंड यहां पर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से डीपॉलीमराइजेशन का रेट बढ़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये कोफिलिन का फंक्शन है। तो कोफिलिन एफ एक्टिन के साथ बाइंड हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस किया, उस चेंज से जो उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और इस चेंज के साथ जहां पर ये बाइंड होते हैं वहां पर जो एफिनिटी है जी एक्टिन के बीच में वो रिड्यूस करती है और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से नंबर ऑफ जो माइनस एंड है वो इंक्रीज कर जाएंगे, और जैसे ही माइनस एंड इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, यदि दो टुकड़े होते हैं तो डबल हो जाएगा डीपॉलीमराइजेशन। क्योंकि निगेटिव एंड ज्यादा आ रहे हैं, डीपॉलीमराइजेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव एंड भी तो क्रिएट होगा, लेकिन पॉजिटिव एंड पर जो जी एक्टिन है उनके साथ भी एडीपी बाइंड है, ना कि एटीपी बाइंड है, इस वजह से यहां पर भी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन स्लो ही रहता है। आपको ध्यान रखना है, ये फंक्शन है कोफिलिन का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सी और प्रोटीन्स हैं जो दूसरे ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, उनको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, और उसमें से हम लोगों ने नाम लिया है कैपिंग प्रोटीन में
कैपिंग प्रोटीन्स में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या सभी लोगों ने यहां तक समझ लिया है? यस और नो में मुझे बताएं। ठीक है, सभी लोगों का आंसर यस ही आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोगों का आंसर यस आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और कैपिंग प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए कैपिंग प्रोटीन को हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैप जेड के बारे में। कैप जेड प्रोटीन ये बाइंड होती है प्लस एंड पर। ठीक है, प्लस एंड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्लस जो एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जब भी एंड पर बाइंड करेंगी तो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देंगे। तो ये प्लस एंड बाइंडिंग प्रोटीन है, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये एक बड़ी फैमिली है। इसके फंक्शन को समझने के लिए आपको जेल्सोलिन को समझना होगा। मैं यहां पर एक पॉइंट और भी लिख देता हूं। प्रोटीन्स ऑफ दिस फैमिली आल्सो ब्रेक एफ एक्टिन, आल्सो ब्रेक एफ एक्टिन। आपको ध्यान रखना है, एफ एक्टिन जो फिलामेंटस एक्टिन है उसे ये ब्रेक कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका एक मेंबर है, इस फैमिली का मेंबर है जेल्सोलिन, और अभी मैंने उसके बारे में आपको बताया था। जेल्सोलिन ए मेंबर ऑफ कैप जेड फैमिली, कैप जेड फैमिली का ये मेंबर है। इसकी एक्टिविटी कैल्शियम से रेगुलेटेड होती है। कुछ फैक्ट है, मैं वो लिख रहा हूं। एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम कंसंट्रेशन, अर्थात कैल्शियम कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इसका फंक्शन है। अब ये कैसे फंक्शन करता है आप वो समझ लो। जैसे ही कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बाउंड जेल्सोलिन बाइंड टू एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन के साथ बाइंड करता है। और आप इसको इस तरह से समझ लें, जैसे ये एफ एक्टिन है, ये पॉलीमर है, कुछ इस तरीके से ये एफ एक्टिन है। जब ये आता है तो ये एफ एक्टिन के साथ ही बाइंड करता है, ये फ्री जी एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करता है। मैंने वहां पर एफ एक्टिन लिखा हुआ है, इसका मतलब फिलामेंटस एक्टिन। यहां पर ग्लोबुलर जी एक्टिन होंगे, इन्हीं जी एक्टिन के बीच में आकर के ये इंसर्ट हो जाता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लें, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये जेल्सोलिन है और जेल्सोलिन आकर के अपने आप को इंसर्ट कर लेता है एफ एक्टिन में, अर्थात तो जो जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन है, कुछ इस तरीके से यहां पर, और ये खुद अपने आप को आकर के यहां पर इंसर्ट कर लेगा और इंसर्ट होता चला जाएगा। और जब ये इंसर्ट होता चला जाएगा, जो फिजिकल एसोसिएशन है जी एक्टिन का, उसे ये समाप्त कर देगा, उसे ब्रेक कर देगा, और जिससे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा।
तो कैसे ये काम करता है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जेलसोलिन इंसर्ट इटसेल्फ इनटू एफ एक्टिन, अपने आप को इंसर्ट करा लेता है एफ एक्टिन में। तो जब ये इंसर्ट कराएगा तो ये जो जी एक्टिन है, जो मोनोमर्स हैं, उनके बीच के एसोसिएशन को ये ब्लॉक कर देगा। जैसे मैं यहां पर पेन रखता हूं कुछ इस तरीके से, ये दो पेन है, ये दो पेन है, और जो जेलसोलिन है वो कुछ इस तरीके से आया और ये इंसर्ट होगा। जैसे इंसर्ट होगा तो इनके बीच में गैप आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो बाइंड्स टू एफ एक्टिन एंड insert itself that leads to breakage of एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन का ब्रेकेज हो जाता है। और जब एफ एक्टिन ब्रेक होता है तो ये वहां पर इंसर्ट नहीं रहेगी, ये ऐसा नहीं होगा कि वहीं पर बना रहे। जब कोई एफ एक्टिन ब्रेक होगा, जैसे मैंने अभी यहां पर स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर जब ये इस जगह पर इंसर्ट होगा, इंसर्ट होने के बाद ये डिसोसिएट नहीं होगा। जब ये दो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा और जो दो टुकड़े अलग अलग होंगे तो ये यहां पर जो नीचे वाला टुकड़ा है, जैसे ये प्लस एंड है और ये इसका माइनस एंड है, तो जो नीचे वाला टुकड़ा है उसके प्लस एंड पर ये बाइंड रहेगा। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो इससे टूट करके अलग हो जाएगा। ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड। कुछ इस तरीके से जो जेलसोलिन है, जो दो फ्रेगमेंट अलग होंगे उसके एक फ्रेगमेंट के पॉजिटिव एंड पर ये बाइंड हो जाएगा। तो ये आया, अपने आप को इसने फिलामेंटस एक्टिन में इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट करने से जो फिजिकल लिंक था वो ब्रेक हो गया और फ्रेगमेंट दो पार्ट में, जो फिलामेंट है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। जब फिलामेंट ब्रेक होता है तो ब्रेक होने वाले जो दो फ्रेगमेंट है उसमें से, जैसे मैंने यहां पर बना दिया, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब ये ब्रेक होगा तो ये तो निगेटिव एंड है, ऊपर पॉजिटिव एंड जनरेट होगा, तो ये पॉजिटिव एंड पर अपने आप को क्या करेगा, वहां पर बाइंड करा लेगा और बाइंड रहेगा, अर्थात इसने पॉजिटिव एंड को मास्क कर लिया। लेकिन जो निगेटिव एंड है वहां से डीपॉलीमराइजेशन इस ट्यूब्यूल का हो जाएगा और इस जो फिलामेंट है इसका डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इस तरह से काम करते हैं जेलसोलिन। आपको ध्यान रखना है, जेलसोलिन इस तरह से काम करता है। और जो मैंने आपको ट्रोपोमॉडुलिन प्रोटीन के बारे में बताया, वो निगेटिव एंड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो निगेटिव एंड पर आकर के बाइंड करती है और डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देती है। वो डायरेक्ट निगेटिव एंड पर बाइंड करेगी और डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देगी। तो आप समझ सकते हैं कि जेलसोलिन ने एक तरह से फिलामेंट को ब्रेक करा दिया। कुछ इसी तरीके से कोफिलिन ने फंक्शन किया था, उसने भी फिलामेंट को ब्रेक करा दिया था और देन उसका डीपॉलीमराइजेशन हुआ था। ये वो प्रोटीन्स हैं जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को फेवर करती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब पॉइंट आता है कि कौन सी प्रोटीन से एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड है जो मोटर प्रोटीन्स की तरह फंक्शन करती हैं। तो मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के साथ कौन कौन सी मोटर प्रोटीन्स हैं जो एसोसिएटेड हैं और उनके बारे में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। तो बहुत ही आसान है और बहुत कोई ज्यादा प्रोटीन्स नहीं है।
मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ माइक्रोफिलामेंट। मोटर प्रोटीन्स जिनका रिलेशन माइक्रोफिलामेंट से है, हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर पॉइंट हमारे जो भी हैं वो थोड़ा कंपैरिजन पर बेस्ड होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स और जो एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं तो चलिए कुछ टेक्निकल, ठीक है, शुरू किया। तो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स में काइनेशिन और डायनिन आती हैं। यहां पर हम लोग बात करने चल रहे हैं मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद माइक्रोफिलामेंट। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि यहां पर मायोसिन मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड होती है माइक्रोफिलामेंट के साथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर सबसे पहले मायोसिन, सबसे पहले मसल सेल्स में आइसोलेट किया गया तो वहां से इसको नाम भी दे दिया मायोसिन मोटर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विथ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के साथ मायोसिन मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड होती हैं। सबसे पहले आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है, और कोई प्रोटीन्स नहीं है तो मायोसिन मोटर प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विथ माइक्रोफिलामेंट। दूसरा क्वेश्चन यह उठता है कि मायोसिन मोटर प्रोटीन्स कितने तरह की हैं और वो कौन से एंड डायरेक्टिंग है। तो आप लोग ध्यान रखें, अभी तक मोर देन 24 मायोसिन प्रोटीन्स आइडेंटिफाइड हैं उनके प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर के बेस पर। अभी मैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, जो टाइप 2 मायोसिन प्रोटीन्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जनरली जो हमारी मसल्स में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पर मोर देन 24 टाइप्स की मायोसिन प्रोटीन्स आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन सब में सिमिलैरिटी एक ये है कि सभी एक्टिन फिलामेंट बेस्ड प्रोटीन है, एक्टिन फिलामेंट पर ही वर्क करती है। अब स्ट्रक्चर के लेवल पर उनमें वेरिएशन हो सकता है, किसी में 3 सब यूनिट है, किसी में 4 सब यूनिट है, किसी में हैवी चेन में डिफरेंस है, किसी में लाइट चेन में डिफरेंस है। वो अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर उनमें वेरिएशन है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कई सारे वेरिएंट जो मायोसिन मोटर प्रोटीन है उसके पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको जानने लायक पॉइंट है जिसको आपको जानना है, मायोसिन मोटर प्रोटीन जब हम एक्टिन फिलामेंट की बात करेंगे तो पोलर स्ट्रक्चर है, माइनस एंड और प्लस एंड। कौन से एंड की तरफ ये मूव करती है, इनकी जो प्रिफर्ड डायरेक्शन है फॉर मूवमेंट वो कौन सा है। ठीक है, तो मायोसिन या आर यस और लगा दें, मायोसिन्स आर प्लस एंड डायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन्स। मोटर प्रोटीन्स यहां पर एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। जैसा हम लोगों ने काइनेसिन 14 के बारे में पढ़ा हुआ था माइक्रोट्यूब्यूल्स में, एक्सेप्ट मायोसिन 6। जो मायोसिन 6 है ये निगेटिव एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है, एक्सेप्ट मायोसिन 6 which is a minus end directing protein। ये एक माइनस एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है, आपको ये ध्यान रखना है। तो कौन सी मोटर प्रोटीन एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान रखना है मायोसिन
मायोसिन कई सारी आइडेंटिफाइड हैं, सभी प्लस एंड डायरेक्टिंग होती हैं, और एक एक्सेप्शन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है जिसका नाम है मायोसिन 6। अब एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखेंगे, सभी मायोसिन मोटर प्रोटीन्स एटीपी डिपेंडेंट फंक्शन कैटेलाइज करती हैं, ठीक है। मायोसिन फंक्शन इज एटीपी डिपेंडेंट, और इस पॉइंट को लिखने से हम लोगों को यह भी पता चल रहा है कि जो अभी तक मोटर प्रोटीन्स हम लोगों ने पढ़ रखी हैं वो सभी एटीपी कंज्यूम करते हैं, चाहे वो काइनेसिन हो, चाहे वो डायनिन हो, चाहे वो मायोसिन हो, तीनों में सिमिलरिटी है। तो इनके पास एटीपीएस डोमेन होता है जो एटीपी हाइड्रोलाइज करता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से ये पावर स्ट्रोक जनरेट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे ये रिस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ मायोसिन मोटर प्रोटीन्स के बारे में एक लिस्ट बना रखी है और आपको उसे जानना है कि वो किस तरह की लिस्ट है। और देखिए मायोसिन यहां पर फर्स्ट, ये रोमन में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। मायोसिन प्रोटीन के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इस लिस्ट में मैंने कुछ मायोसिन प्रोटीन्स के बारे में लिख रखा है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मायोसिन फर्स्ट, मोशन ऑफ मेम्ब्रेन एलोंग माइक्रोफिलामेंट इंडोसाइटोसिस। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि इंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्वमेंट होता है मायोसिन का। इंडोसाइटोसिस भी एक एक्टिन फिलामेंट बेस्ड फंक्शन है और उस समय भी एक्टिन और मायोसिन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वहां पर जो मायोसिन होंगी वो स्पेशली मायोसिन फर्स्ट। मायोसिन सेकेंड, जो सेकेंड फैमिली है, स्लाइड्स माइक्रोफिलामेंट्स इन मसल्स, जो मायोसिन सेकेंड है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये हमारी मसल्स में पाया जाने वाला मायोसिन है, ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। अदर कॉन्ट्रैक्टाइल इवेंट सच एज साइटोकाइनेसिस एंड सेल माइग्रेशन, साइटोकाइनेसिस और सेल माइग्रेशन में भी मायोसिन सेकेंड। मायोसिन फिफ्थ, वेसिकल पोजीशनिंग एंड ट्रैफिकिंग। जैसे वेसिकल्स हम लोग पढ़ रहे थे, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड फंक्शन था, तो वेसिकल की पोजीशनिंग और उसकी ट्रैफिकिंग में रोल प्ले करते हैं मायोसिन। एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, केवल ऐसा नहीं है कि माइक्रोट्यूब्यूल ही वेसिकल्स और ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, एक्टिन फिलामेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन प्राइमरी फंक्शन यदि पूछा जाए तो दोनों को लेकर के अंतर है, जो मैंने आपको शुरुआत में क्लास में बता दिया था। मायोसिन यदि आप 6 की बात करेंगे तो इंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है, मूव्स टुवर्ड द माइनस एंड ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अभी मैंने आपसे कहा कि एक्सेप्शन पिछले जो है पेज पर मैंने आपको लिखा कि जो एक्सेप्शन है वो मायोसिन 6 है, ये माइनस एंड है। अब मायोसिन 7, बेस ऑफ द स्टीरियोसिलिया इन द इनर ईयर। जो हम लोग अपने कानों की बात करते हैं, जो इनर ईयर हमारा है उसमें जो स्टीरियोसिलिया पाए जाते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। मायोसिन 10, टिप्स ऑफ फाइलोपोडिया, और मायोसिन यदि हम 15 की बात करें तो टिप्स ऑफ स्टीरियोसिलिया इन इनर ईयर। तो ये अलग अलग हैं। आपको यहां पर 2 पॉइंट याद रखने, एक तो मायोसिन सेकेंड, जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन जो मसल्स वगैरह हैं या सेल डिवीजन में हम लोग आते हैं वहां पर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। और अगला आपको ध्यान रखना है मायोसिन 6 के बारे में, कौन सा ऐसा मायोसिन मोटर प्रोटीन है जो माइनस एंड डायरेक्टिंग है, तो आपको ध्यान रखना है मायोसिन 6। अब मैं एक मसल मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा हूं, मसल मायोसिन का स्ट्रक्चर क्या है और वो कितनी सब यूनिट्स का बना है। यदि हम लोग मसल मायोसिन की बात करेंगे तो ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। मसल सेल मायोसिन की हम लोग बात कर रहे हैं और इसके बारे में जब भी हम लोग जानेंगे तो ये एक टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है। कंपोज्ड ऑफ 2 heavy and
4 लाइट चेन्स। टेट्रामेरिक नहीं, ये हेक्सामेरिक होता है लाइट चेन्स। देखिए यहां पर 2 हैवी चेन्स है और 2 लाइट चेन है। हैवी चेन की यदि हम लोग बात करें तो दोनों हैवी चेन्स के जो टेल पोर्शन होते हैं वो आपस में क्वाइल्ड होते हैं। अब जरा यहां पर थोड़ा सीक्वेंशियल वे में आप सभी लोग ध्यान दें, ये हैवी चेन का हेड ग्रुप है और ये जो इसका पोर्शन है जो आगे जाकर के ये इस तरह से एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक हैवी चेन है, ये एक हैवी चेन है, ये एक स्ट्रक्चर है। यदि एक हैवी चेन को देखें तो इसका जो ये पोर्शन है यहां से लेकर के ये पीछे तक, इसे हम लोग टेल कहते हैं, और ये जो पोर्शन है इसे हम लोग नेक कहते हैं, और ऊपर जो ये ग्लोबुलर हेड स्ट्रक्चर इस तरह से मैंने बना दिया है, ये हेड स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोटीन है। इसी तरीके से आप दूसरी प्रोटीन देखिए, ये हैवी चेन है और ये हैवी चेन भी दूसरी हैवी चेन के साथ आकर के क्वाइल्ड हुई है, और स्पेशली इनके जो टेल पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड हो रहे हैं, और इनके हेड रीजन एक दूसरे से अलग हैं। जो नेक रीजन से इनके डाइवर्जन हुआ है हेड का, ठीक है, तो इनके हेड ग्रुप अलग अलग है, बाकी जो टेल पोर्शन है वो आपस में क्वाइल्ड है। इनके नेक रीजन पर लाइट चेन्स आपस में दो लाइट चेन्स इनके नेक रीजन पर प्रेजेंट हैं, और नेक रीजन पर इनकी लाइट चेन्स जुड़ी हुई हैं। ये लाइट चेन्स इस प्रोटीन के फंक्शन को रेगुलेट करती है। हेड रीजन पर ही एटीपी बाइंडिंग पॉकेट है, ये जो पोर्शन बनाया हुआ है ये एटीपी बाइंडिंग पॉकेट है जो एटीपी के साथ बाइंड करेगा, और एटीपी हाइड्रोलिसिस जो प्रॉपर साइकिल होती है फोर्स जनरेट करेगा। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है मायोसिन मोटर प्रोटीन का, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मसल मायोसिन मोटर प्रोटीन है। और जब ये प्रोटीन इस तरह से असेंबल होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बाइपोलर अरेंजमेंट कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन को ही थिक फिलामेंट कहते हैं। इनके हेड ग्रुप ही जो थिन फिलामेंट है उनको होल्ड कर लेते हैं और देन स्लाइड करते हैं, जो जेड लाइन से एक दूसरे के पास आती है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया हुआ था काइनेसिन और डायनिन मोटर प्रोटीन के बारे में, उसी तरीके से यहां पर आपको एक मायोसिन मोटर प्रोटीन के बारे में बता रहा हूं। मसल में पाई जाने वाली मायोसिन मोटर प्रोटीन हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से बना है। लाइट चेन नेक रीजन पर प्रेजेंट होती है हैवी चेन के टेल रीजन आपस में क्वाइल्ड हैं, और इनके हेड रीजन पर ये एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और वहीं पर वो एटीपी हाइड्रोलाइज करती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रो एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट बेस्ड फंक्शन क्या है। माइक्रोफिलामेंट बेस्ड फंक्शन क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम लोग बात करेंगे प्राइमरी फंक्शन की, माइक्रोफिलामेंट बेस्ड फंक्शन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सेल का कॉन्ट्रैक्शन, सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, जिसमें आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन ध्यान रखना है। कभी भी कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आता है तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सेल या मसल कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरी फंक्शन एक्टिन फिलामेंट बेस्ड है। दूसरा आपको ध्यान रखना है सेल मोटिलिटी, सेल मोटिलिटी में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर साइटोकाइनेसिस के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूं। जब हम लोग एनिमल सेल में आते हैं तो साइटोकाइनेसिस कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड डिपेंडेंट होती है, तो साइटोकाइनेसिस, और आपको स्पेशली ध्यान रखना है इन एनिमल सेल्स।
प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है उसमें क्लीवेज फ्यूरो नहीं बनता है, बल्कि वहां पर सेल वॉल ही प्रोड्यूस हो जाती है सेल में, इस वजह से वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है साइटोकाइनेसिस का। चौथा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स, और एक मैं बेहतर उदाहरण आपको दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आप लोग याद भी रखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट लाइट का रिस्पॉन्स हम लोग पढ़ते हैं, तो यदि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो हमारे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स को और जो उसकी ईटीएस है, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसे डैमेज कर देगा, जिससे फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। तो लाइट यदि बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो डैमेजिंग होती है, जिसे हम लोग फोटो इनिबिशन कहते हैं। कई सारे प्रोसेस होते हैं फोटो इनिबिशन से बचने के लिए, एक्सेस एनर्जी को डिसिपेट भी करना है, जैसा जो कैरोटीनॉइड का फंक्शन होता है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग पढ़ते हैं कि सेल के लेवल पर क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट भी होता है, और वहां पर दो तरह का रिस्पांस हम लोग पढ़ते हैं, एक एक्युमुलेटिव रिस्पांस और अवॉइडेंस रिस्पांस। तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट विद इन सेल होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स हैं, और ये मूवमेंट कैटेलाइज करते हैं एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट के रिस्पॉन्स में क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट। आप लोग सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये माइक्रोफिलामेंट बेस्ड मेजर फंक्शंस हैं जो आपको जानने हैं। यहां पर एक पॉइंट में कंपैरिजन में आपको और बता देता हूं, जब भी हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्राइमरी फंक्शन है सेल के अंदर ऑर्गेनल्स और वेसिकल्स को मूव कराना, सेल शेप को भी मेंटेन करना, और भी कई सारे फंक्शंस हैं। उसी तरीके से एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट के भी कई सारे फंक्शन हैं, लेकिन यदि कभी दोनों में कंपैरिजन किया जाए और आपको एक ऑप्शन रखा जाए इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स का मूवमेंट या वेसिकल्स का मूवमेंट आपसे पूछा जाए, तो आप यदि एक आंसर सेलेक्ट करना है तो माइक्रोट्यूब्यूल के लिए सिलेक्ट करेंगे। सेल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यदि आपको कभी सिलेक्ट करना है तो आप वो आंसर सेलेक्ट करेंगे एक्टिन फिलामेंट के लिए। आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एक्टिन फिलामेंट के बारे में, या हम कहें माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड स्ट्रक्चर थे, शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉलिड, थिन और हेलिकल स्ट्रक्चर हैं और सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। आपने इन पॉइंट्स को शुरू में पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया। आपको ध्यान रखना है एक्टिन फिलामेंट भी पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इंडिविजुअल जी एक्टिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बना होता है और इसके पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। एटीपी बाउंड स्टेट में ये पॉलीमराइज होता है एफ एक्टिन में, और दो एफ एक्टिन एक दूसरे से पैरेलली क्वाइल्ड होकर के और बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट। जनरली दो एफ एक्टिन फिलामेंट में पाए जाते हैं और दोनों का ओरिएंटेशन पैरेलल होता है, इस वजह से वो पोलर स्ट्रक्चर होते हैं। आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और इनके साथ एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन मायोसिन है। कई अलग अलग तरह की क्लासेस हैं मायोसिन की, बहुत सारी ग्रुप्स मायोसिन के नोन है, क्लासेस नोन है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कुछ फैक्ट के बारे में कि सभी पॉजिटिव इंडायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन्स होती हैं, केवल एक एक्सेप्शन है, मायोसिन 6 फैमिली है, वो नेगेटिव इंडायरेक्टिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्टिन मायोसिन का प्राइमरी रोल क्या है, तो सेल कॉन्ट्रैक्शन है, अमीबाइड मूवमेंट है। यहां पर मैं यदि 5वां फंक्शन लिखना चाहूं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये खत्म होने जा रहा है। आगे जो भी फंक्शन जिस फिलामेंट पर बेस्ड होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो इंडोसाइटोसिस है,
इंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस आप लोग पढ़ते हैं, वो भी माइक्रोफिलामेंट बेस्ड होती है। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में, और कल ही हम लोग शुरुआत करेंगे लास्ट में प्रोटीन टारगेटिंग की विद इन सेल। कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के अलग अलग ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट होती हैं, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन ट्रैफिकिंग जिसे हम लोग कहते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट को भी खत्म करेंगे। आप लोग CSIR में पूछे गए क्वेश्चंस या जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो कल तक के लिए तुम सभी लोगों को मेरा नमस्कार।